हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी को हमारे चैनल सरकार सर अकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के पहले का बेसिक्स देखने वाले हैं जो कि हमारा बेसिक्स 2 नाम से है। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक्स और साथ ही साथ फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज के जो पहले के कुछ इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स है वो भी हम लोगों ने देख लिए। आज हम लोग यहाँ पे 3.2 का बेसिक्स देखने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको काफी ज्यादा नए फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे और काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बोले, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो देखिए मैं आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा देता हूं। जैसे अगर इमेजिन कीजिए हम लोगों ने एक्सिस बनाए, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए अगर मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं पर तो भी मैंने एक पॉइंट दिया, ठीक है, और मैंने बोला इस पॉइंट का लोकेशन बताइए, तो आप पॉइंट का लोकेशन को किस तरह से इंडिकेट करते हैं, तो हम लोगों ने ये चीज ऑलरेडी बहुत बार किया है। इस पॉइंट का अगर लोकेशन देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये जो हमारा पॉइंट रहता है एक्स का डिस्टेंस हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां से वाई तक का जो डिस्टेंस हो गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। और इसकी मदद से हम लोगों का जो निकलता है इस पॉइंट का लोकेशन हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कॉमा वाई। और ये जो हमारा बताने का तरीका होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब देखिए ये चीज आप लोग ना बचपन से देखते आ रहे हैं। मतलब हम लोग को अगर कोई भी पॉइंट को इंडिकेट करना रहा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मदद से अपन लोग शो करते, किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से उसका लोकेशन बताते हैं। और यही जो हमारा बताने का तरीका इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे देखिए इधर से इधर तक का जो लेंथ होता है ये हमारा एक्स का डिस्टेंस होता है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है ये हमारा क्या रहता है, वाई का कोऑर्डिनेट होता है। तो इतना हम लोगों को याद रखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियसली देखे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों के लिए कुछ नया है तो वो है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट मतलब इसी पॉइंट का हम लोग लोकेशन बताएंगे लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मदद से नहीं, कुछ अलग तरीके से बताएंगे। अब यहाँ पे अलग तरीके से कैसे बताएंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मैं इसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ये पॉइंट, अब इस पॉइंट को मैं जाने का तरीका अलग रहेगा। जैसे लास्ट टाइम हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे गए थे, पहले ओरिजिन से मैं पहले यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ये एक्स का लेंथ हो गया, फिर यहाँ से मैं यहाँ तक गया, मतलब ये वाई का लेंथ हो गया। जब मेरा एक्स का लेंथ और वाई का लेंथ मैच हुआ है, मतलब एक साथ में आया, तब जाके हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचे। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट कंप्लीटली अलग होता है। अगर मेरे को इस पॉइंट तक के जाना है तो मैं डायरेक्टली इस ओरिजिन से डायरेक्टली मैं उस पॉइंट तक के जाऊँगा, मतलब ये जो हो गया डायरेक्टली मैं उस ओरिजिन से पॉइंट तक के ले गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, ठीक है। मतलब ओरिजिन से डायरेक्टली इस पॉइंट तक गया और मैंने इस लेंथ को क्या बोला है, आर बोला है। और यहाँ पे इस आर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस आर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना इसको हम लोगों ने बोल दिया थीटा। और ये जो हमारा निकला नया सिस्टम इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोग दो चीज़ों का मदद ले रहे हैं अभी। कौन सा, एक तो आर और दूसरा हमारा थीटा। अब आर किस लिए, आर तो हम लोग जनरली सर्कल के रेडियस को कहते हैं, तो बिल्कुल ये सर्कल का ही रेडियस है। यहाँ पे देखिए इतना ही सेम डिस्टेंस के साथ मैंने ओरिजिन को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया, ठीक है। और इस सर्कल बनाने के बाद एक्स एक्सिस से उसने जितना एंगल बना ये हमारा थीटा हो गया और इस आर और थीटा की मदद से पॉइंट को शो कर रहा हूं, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरह से बताते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये हमारा आर और थीटा। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। सीधा सा लॉजिक है। देखिए बस इतना ध्यान में रखना है कि कार्टेशियन में हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से पॉइंट तक पहुंचते हैं, पोलर में हम लोग रेडियस और थीटा की मदद से पॉइंट तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो। अगर हमारा यहाँ पे कहीं पर तो भी आ गया, जैसे इमेजिन कीजिए मेरा पॉइंट इमेजिन कीजिए इधर कहीं पर तो है
और मैंने बोला इस पॉइंट को मेरे को बताइए कि ये पॉइंट का हमारा इस पॉइंट तक हम लोग कैसे पहुंचे। तो एक्स और वाई एक्सिस में तो बड़ा सिंपल है, कैसे पहुंचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा एक्स का डिस्टेंस, ठीक है, ये जो लेंथ हो गया एक्स का लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो जाएगा ये हमारा क्या रहेगा y का डिस्टेंस हो गया। मतलब देखिए ये लेंथ हमारा x का लेंथ हो गया और ये लेंथ हमारा y एक्सिस का लेंथ हो गया, और इसकी मदद से जब मैं इस पॉइंट तक पहुंच रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब इस पॉइंट तक हम लोगों ने किसकी मदद से पहले पहुंचे, कार्टेशियन की मदद से, लेकिन पोलर की मदद से पहुंचते आना चाहिए। और पोलर की मदद से कैसे पहुंचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पॉइंट तक अगर पहुंचना है तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर से डायरेक्ट इस पॉइंट तक के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसका रेडियस बोल देंगे, ठीक है। मतलब सेंटर से लेकर डायरेक्टली इस पॉइंट तक गए, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एक्स आर बोल दिया। और यहाँ पे देखिए इस एक्स एक्सिस से लेकर इससे जो एंगल बना है इस तरह से, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। मतलब हमेशा हम लोग का एंगल एक्स एक्सिस से लेकर उस लाइन तक का होगा, और ये हमारा हो गया थीटा। और इसकी मदद से हम लोग जब इसको शो करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर कॉमा थीटा बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का तो पता ही था, ये हमारा क्या है, एक्स है, और ये हमारा क्या डिस्टेंस हो गया, y का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई में दिखता है, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा में दिखता है। यहाँ पे एक्स और वाई हमारे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और पोलर कोऑर्डिनेट में आर हमारा क्या रहता है, रेडियस वाला लाइन, और थीटा बोले तो क्या होता है, वहाँ से एक्स एक्सिस से उस लाइन तक का एंगल। अब इतना हमको ध्यान में रखना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं। अब फॉर्मूलेज देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन लोगों ने देखिए फॉर्मूलेज के ऊपर से हम लोग कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करेंगे और पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब फॉर्मूलेज हम लोग को ध्यान में रहा तो हम लोगों के पास कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन रहा तो उसको पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट गिवन रहा तो उसको हम लोग कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए उसको शो करने के लिए ना एक प्रूफ है बाकायदा, लेकिन मैं आपको प्रूफ नहीं बताने वाला अभी फिलहाल। प्रूफ मैं आपको पूरा थ्योरम्स का एक लेक्चर अलग से सेपरेटली बनाऊंगा, क्योंकि ये सब जितने भी प्रूफ्स है ना, तो ये सबके सब हमारे थ्योरम के रूप में आ जाते हैं और बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उसका एक थ्योरम का पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे जितने भी आज हम लोग फॉर्मूलेस पढ़ेंगे वो फॉर्मूलेस आ कैसे रहे, कहाँ से रहे, तो ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताने वाला हूँ। अभी बस एज ए फॉर्मूले की तरह याद करके रख लीजिए। जैसे अगर इमेजिन कीजिए आपके पास कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है, किसको, कार्टेशियन को कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर में। अब कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है, मतलब आपके पास गिवन पार्ट क्या है, तो गिवन है हमारे पास x और y, यानी कार्टेशियन गिवन है, और हमको फाइंड क्या करना है, पोलर हमको निकालना है। मतलब फाइंड क्या करना है, हमें पोलर फाइंड करना है, मतलब r और थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको अपन लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से क्या है, r का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वहीं पर थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है, ये मतलब tan थीटा का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली tan थीटा का फॉर्मूला होता है y बाय एक्स, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, थीटा बोले तो tan इनवर्स y बाय एक्स। तो सीधा सा लॉजिक है देखिए कि अगर आप लोगों के पास x और y गिवन है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको बोला गया है पोलर फाइंड कीजिए, तो हम लोग सीधा सीधी इस फॉर्मूले में बैठाएंगे कि r का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, tan इनवर्स y बाय एक्स, या फिर tan थीटा का वैल्यू y बाय एक्स। तो इस तरह से हम लोग r और थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और वही अगर आप लोगों को बोला जाए कि चलिए मेरे को पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करके बताइए, मतलब अपन लोग लिख लेते हैं पोलर अगर गिवन है और हम लोग को निकालना क्या है, कार्टेशियन निकालना है। यानी ऐसे केस में देखिए हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है पोलर, है ना, गिवन क्या है पोलर, मतलब r और थीटा गिवन है, और हमको निकालना क्या है, कार्टेशियन, यानी फाइंड क्या करना है, कार्टेशियन निकालना है, मतलब x और y निकालना है। तो ऐसे टाइम पे हमारा फॉर्मूला कैसा होता है, तो ऐसे टाइम पे हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, और इस फॉर्मूले पर डालते ही डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, पोलर मिल जाएगा, मतलब कार्टेशियन मिल जाएगा। अब देखिए इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूज़ भी बताता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर इमेजिन कीजिए कि मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताया, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इमेजिन कीजिए मैं क्या बताऊँ, 2,2 ले लेते हैं। अब देखिए ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन है, और मैंने आप लोगों को बोला चलिए मेरे को पोलर फाइंड करके बताइए। अब पोलर कैसे निकालेंगे, तो पोलर मतलब क्या होता है हमको पता है, r और थीटा फाइंड करना मतलब पोलर निकालना। अब r और थीटा निकालना है, मेरे को बताइए r का फॉर्मूला क्या है, तो r का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो r का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे को पता है अगर ये कार्टेशियन है तो ये सामने वाला है x और पीछे वाला हमारा क्या है, y है। अब यहाँ पे फॉर्मूले पर डाल दीजिए, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो अपन लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और अंडर रूट ऑफ कितना निकला 8, तो हमारा रेडियस कितना निकला √8 निकल गया। वैसे ही अगर मैंने आपको थीटा फाइंड करने बोला तो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमको पता है थीटा के लिए वैल्यू क्या है, थीटा बोले तो कितना होता है, हमको पता है tan इनवर्स कितना y/x, या फिर आप लोग इसको ऐसे लिखिए, आपको अभी आदत ज़्यादा होंगे, वो इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। tan थीटा इज इक्वल टू कितना y/x, अब y/x बोले तो कितना, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, मेरे को पता है 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। अब मेरे को पता है tan का वैल्यू 1 कब होता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू 1 π/4 पे होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बोले तो कितना tan π/4, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना निकला हमारे लिए, देयरफॉर थीटा हमारे लिए कितना मिल गया π/4। और इस तरह से देखिए हम लोगों ने r और थीटा को फाइंड आउट किया, किसकी मदद से फाइंड आउट किए, x और y की मदद से फाइंड आउट किए। तो इस तरह से देखिए अगर हमारे पास कार्टेशियन गिवन है तो हम लोग पोलर निकाल सकते हैं, सेम उसी तरह से अगर पोलर गिवन था तो कार्टेशियन भी निकाल सकते हैं। उसका भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर मेरे पास पोलर गिवन है मतलब r और थीटा गिवन है, जैसे मैंने इमेजिन कीजिए, इसी वाले एक एग्जांपल को ले लेता हूँ, आपको रिवर्स में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यही वाला एग्जांपल लेते, हमारे पास क्या है, इमेजिन कीजिए r और थीटा गिवन है, क्या गिवन है, r और थीटा क्या गिवन है हमारे पास, तो r का वैल्यू है √8 और थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है π/4। अब यहाँ पे देखिए r और थीटा गिवन है, मेरे को क्या निकालना है, x और y निकालना है, ठीक है। अब अपन लोग कैसे निकालेंगे, तो अपन लोग को पता है x और y बोले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और हमको पता है x का फॉर्मूला r cos थीटा, y का फॉर्मूला r sin थीटा। चलिए लगाइए, अपन लिखेंगे x का फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला r cos थीटा। अब यहाँ पे r बोले तो कितना √8, cos थीटा बोले तो कितना cos π/4, और मेरे को बताइए cos π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, और इधर कितना हो जाएगा हमारा, ये कॉमन रूट में आ जाएगा, मतलब √8, मतलब इसे कॉमन रूट में डाल देते हैं, √8/2, 8/2 कितना होता है हमारा 4 हो जाता है, मतलब ये कितना निकला √4, और √4 का वैल्यू कितना 2, तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा 2 निकल गया, x का वैल्यू 2 निकला। इसी तरह से सेम y का भी निकाल सकते हैं, y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, y का फॉर्मूला r sin थीटा बोले था r का वैल्यू √8 इंटू साइन कितना रहेगा π/4, मेरे को पता है sin π/4 का वैल्यू कितना, तो sin π/4 का वैल्यू हमारा 1/√2, फिर से √2 इधर कितना हो जाएगा, कॉमन रूट में आ जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा √4, और √4 का वैल्यू कितना होता है हमारा 2, तो y का वैल्यू हमारा कितना निकला 2 निकला। तो इस तरह से देखिए हम लोग x और y फाइंड आउट कर लिए, मतलब हमारे पास गिवन था पोलर और हम लोगों ने क्या निकाले, कार्टेशियन। अब देखिए पोलर से कार्टेशियन में तो कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब कार्टेशियन से पोलर निकालते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला था, लेकिन यही हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ना थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ करना पड़ता है। मतलब मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना, एक्सरसाइज में वैसा वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, तो तब हम लोग और अच्छे से देखेंगे कि अगर इमेजिन कीजिए उसने अपना क्वाड्रेंट चेंज कर दिया, मतलब फर्स्ट की जगह सेकंड थर्ड फोर्थ में अगर आ गया, तो फिर हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सेम केस यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी हमारा एंगल क्या हो जाता है π/4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला था, अगर इमेजिन किए थर्ड या फोर्थ या सेकंड ऐसे में अगर आ गया, तो यहाँ पे भी हम लोगों का थोड़ा सा अलाइड एंगल वगैरह लगता है। तो इतना कुछ हम लोग देखने वाले हैं, एक्सरसाइज में सब कुछ आने वाला है आप लोगों का। बस यहाँ पे हम लोग को बेसिक पता चल गया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है। अगर हमको पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अगर हमको पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला रहेगा ये वाला, और अगर हमको कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, तो फॉर्मूला रहेगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम लोग को याद रखना है, फॉर्मूले से याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी से भी हम लोग हमारा आगे के फॉर्मूले देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे के जो फॉर्मूले थे वो हमारे हैं साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। अब ये साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, तो बिल्कुल हम लोग ये देखने वाले, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम लोग कुछ लेटर्स यूज होंगे। अक्सर फॉर्मूले में दूंगा कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी, स्मॉल लेटर बी, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर सी वगैरह दिख रहा है। तो ये क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जैसे अगर इमेजिन कीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया तो इस ट्राइंगल के जो 3 साइड्स है, ठीक है, जैसे मैंने इस ट्राइंगल को पहले नाम दे देता हूँ। इमेजिन कीजिए इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया ए, बी एंड
सी। अब देखिए ए अगर बोले कैपिटल लेटर ए, तो कैपिटल लेटर ए बोले तो ये वाला एंगल हो गया हमारा, ठीक है। वैसे अगर मैंने कैपिटल लेटर बी बोला तो कौन सा एंगल रहेगा, ये वाला। और अगर मैंने कैपिटल लेटर सी बोला तो कौन सा एंगल रहेगा, ये वाला रहेगा हमारा कैपिटल लेटर सी। तो ये जो अगर रहा, अगर कहीं पर भी हमको कैपिटल लेटर ए दिख गया तो हमको समझ जाना एंगल ए की बात कर रहे हैं, कैपिटल लेटर बी दिख गया तो समझ जाना है एंगल बी की बात कर रहे हैं, और कैपिटल लेटर सी दिख गया तो हम लोग को समझ जाना है कि एंगल सी की बात कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। अब ये देखिए, ये कैपिटल लेटर सी बोले तो एंगल सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों का ये जो एंगल है ए, इसके जो सामने वाला साइड, अपोजिट साइड, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस वाले को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ए से। यानी कि स्मॉल लेटर ए बोले तो क्या हो जाएगा हमारा बीसी वाला साइड, यानी कि एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल लेटर ए, वही से एंगल बी के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर बी कहते हैं, और एंगल सी के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर सी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को साइन, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, इनमें अगर आप लोगों को ये कैपिटल लेटर ए बी सी, स्मॉल लेटर ए बी सी दिखे तो समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। कैपिटल लेटर ए बी सी बोले तो 3 एंगल्स, और स्मॉल लेटर ए बी सी बोले तो हमारे 3 साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर से हमारे फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो देखिए, साइन रूल के हमारे पास एक रूल बनता है, ए अपन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपन साइन सी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2r होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे सर ये आया कैसे, तो आने के लिए मेरे को पूरा का पूरा प्रूफ बताना पड़ेगा, जो कि हमारा एक थ्योरम है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसलिए मैं अभी ना बता के मैं आप लोगों को उसका थ्योरम का एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, जहां पे हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट वाले थ्योरम से उसको देखेंगे, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा साइन रूल कहां से आया, कोसाइन रूल कहां से आया, प्रोजेक्शन रूल कहां से आया। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इसका प्रूफ आपको बताने ही वाला हूं कि किस तरह से आता है, लेकिन अभी हम लोग बस एज ए फॉर्मूले की तरह इसको लर्न करके रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, साइन रूल में क्या बोले, ए अपन साइन ए इज इक्वल्स टू क्या बोले, बी अपन साइन बी इज इक्वल्स टू क्या बोले, सी अपन साइन सी, और ये तीनों का जो हमारा साइड रेशो हो गया, इसका हमारा क्या रहता है, 2r से इक्वल होता है। अब ये 2r बोले तो क्या, तो यहाँ पे देखिए r मतलब जनरली हम लोग किसको डिनोट करते हैं, रेडियस को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए, मैंने एक सर्कल बना इस तरीके से, ठीक है। अब इस सर्कल में इमेजिन कीजिए मैंने अंदर में एक ट्राइंगल बना लिया, जैसे ये हमारा हो गया एक ट्राइंगल सर्कल के अंदर में, और यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है, सर्कल का कुछ तो रेडियस होगा, ठीक है। अब इस सर्कल के रेडियस को मैंने इमेजिन कीजिए r बोल दिया, ये मेरा सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये सर्कल का जो रेडियस है इसको मैं बोल देता हूँ r। तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल लेटर R दिख रहा है वो हमारा किसको डिनोट कर रहा है, कि ये जो हमारे वर्टेक्स को टच करके जो सर्कल बन रहा है उसके रेडियस को हमारा कैपिटल लेटर R डिनोट कर रहा है। और उसके बाद तो हम लोगों को पता ही चाहिए हमारा क्या रहता है, जैसे ये हमारा एक वर्टेक्स A, ये एक वर्टेक्स B, ये एक वर्टेक्स C। ए के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ए के सामने वाला साइड बोले तो स्मॉल लेटर ए, बी के सामने वाला साइड बोले तो स्मॉल लेटर बी, और सी के सामने वाला साइड बोले तो स्मॉल लेटर सी। अगर हम लोगों ने साइन रूल का डायग्राम बनाते बैठे तो प्रॉपर इस टाइप का डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा एक रूल बन गया। लेकिन एक चीज हमको ध्यान में रखना है, अगर इमेजिन कीजिए ये जो 2r है, ये 2r मेरा एक रेडियस है, रेडियस बोले तो क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो हम लोग ना इस फॉर्मूले को अक्सर ऐसे भी लिखते हैं, 2r से बहुत ही कम यूज होता है। हम लोग जब भी इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये रेडियस बोले तो एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, और कांस्टेंट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किए तो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को लिखते वक्त किस तरीके से लिखते हैं, तो हम लोग इसको लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं, जैसे देखिए साइन रूल को हम लोग काफी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक है a अपन साइन ए इज इक्वल्स टू b अपन साइन बी, उसके बाद c अपन साइन सी, और इस देखिए ये जो हमारा 2r है ये कांस्टेंट टर्म है, जिसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, k। तो यहाँ पे देखिए हम लोग साइन रूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, एक कॉल आ गया था। अब यहाँ पे देखिए a अपन साइन ए इक्वल्स टू b अपन साइन बी इक्वल्स टू c अपन साइन सी का वैल्यू हम लोगों का क्या हो गया, k हो गया। अब मेरे को बताइए, अगर मैंने होल एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल किया, ठीक है, होल एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मेरा किस तरह से दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जैसे इसका रेसिप्रोकल साइन a अपन a हो जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन b अपन b हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन c अपन स्मॉल लेटर सी हो जाएगा। अब मेरे को बताइए कांस्टेंट टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या निकलेगा, कांस्टेंट ही निकलेगा ना, मतलब के का रेसिप्रोकल 1 अपन के भी तो कांस्टेंट है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए साइन रूल को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और नया फॉर्मूला बन गया। देखिए साइन रूल के काफ़ी सारे फॉर्मूलेज बनते हैं, इसी वजह से कंफ्यूज मत हो ये इतने सारे साइन रूल के रूल देख के, लेकिन याद हो जाता है। अब लोगों को अगर एक या लाइन याद रहा ना तो बाकी के हम लोग ऑटोमेटिकली याद रख सकते हैं। अब देखिए ये हम लोगों ने के लगाए थे, ये रेसिप्रोकल कर दिए। अब इसके बाद अगला वाला काम क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए साइन रूल को मैं एक और तरीके से लिखूंगा, एक और तरीके से कैसे, तो यहाँ पे देखिए a साइन a ये मेरा k से इक्वल है, b साइन b ये भी मेरा k से इक्वल है, c साइन c ये भी मेरा किससे इक्वल है, k से इक्वल है। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक को उठाया जैसे a अपन साइन a
इसको मैंने बोला के से इक्वल है, तो ये साइन ए इधर डिवाइड में उधर गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब ए का वैल्यू क्या बनता है के साइन ए बनता है ना। तो सेम यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनेगा हमारा, एक और फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, तो अपन लिख देंगे फोर्थ वाला। हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये के साइन ए करके लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग चाहे तो ये बी के फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं, जैसे ये साइन बी इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो बी के वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के साइन बी करके लिख सकते हैं। और उसी तरह से हम सिमिलरली सी अपन साइन सी को के इक्वल्स है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सी बोले तो क्या हो जाएगा हमारा के साइन सी करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए और 3 फॉर्मूले का एक और सेट आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला साइन रूल काफ़ी तरीके से एक और टाइप इंक्लूड हो गया। अब इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और तरीके से कैसे, जैसे हमारा ए अपन साइन ए को हमने के से इक्वल बताया, अगर मैंने बोला उसके नीचे वाला ही देखिए साइन ए अपन ए भी तो के से इक्वल है ना, तो साइन ए अपन ए अगर के से इक्वल है, साइन ए अपन ए ये अगर हमारा के से इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, ये ए डिवाइड में उधर गया तो क्या में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का वैल्यू ए के, वैसे साइन बी का वैल्यू बी डिवाइड को उधर गया मल्टीप्लाई बी के, साइन सी का वैल्यू सी इधर डिवाइड को उधर गया मल्टीप्लाई सी के। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक और तरीके से भी लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, फिफ्थ वाला फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे ए के, साइन बी का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे बी के, और इसी तरह से मैं साइन सी का वैल्यू भी लिख सकता हूँ, साइन सी को हम लोग क्या लिखेंगे सी के करके लिखेंगे। और इस तरह से देखिए हमारा एक और फॉर्मूले का सेट निकल गया, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक के हो गया, मैं आप लोग एक और फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे अगर मैंने इमेजिन कीजिए ये दो को आपस में कंपेयर कर दिया, जैसे इमेजिन कीजिए इसको और इसको मैंने आपस में कंपेयर किया। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया तो ये मेरा किस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे देखिए मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ, जगह में नहीं होगा, ए अपन साइन ए इज इक्वल्स टू क्या है हमारा बी अपन साइन बी। मैंने अगर इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पे देखिए ये साइन बी डिवाइड के इधर मल्टीप्लाई, साइन ए डिवाइड के इधर मल्टीप्लाई, तो ये मेरा कैसा दिखेगा, ए साइन बी इज इक्वल्स टू बी साइन ए, ऐसा दिखेगा ना। सेम उसी तरह से अगर मैंने इमेजिन कीजिए बी और सी वाले को किया तो ये क्या होगा, बी साइन सी इज इक्वल्स टू सी साइन बी। और वैसे मैंने ए और सी को अगर कंपेयर किया तो ए साइन सी इज इक्वल्स टू सी साइन ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिमिलर पैटर्न में हमारे और 3 नए फॉर्मूलेज निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे और 3 नए फॉर्मूलेज में, तो अगला हो जाएगा हमारा 6th वाला, क्या रहेगा, तो अपन लोग लिखेंगे ये साइन सी डिवाइड का, सॉरी ये साइन बी डिवाइड का उधर मल्टीप्लाई, मतलब ए साइन बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बी साइन ए। सिमिलरली दूसरा वाला अगर मैंने ये बी साइन बी और सी साइन को इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अपन लिखेंगे बी साइन सी इज इक्वल्स टू सी साइन बी, ठीक है। और वैसे ही अगर मैंने इन दोनों को आपस में इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा, तो अपन लोग लिख सकते ए साइन सी इज इक्वल्स टू सी साइन ए। और इस तरह से देखिए हमारा एक और 3 फॉर्मूले का सेट आ गया। अब देखिए फॉर्मूलेज हम लोग को याद रखना है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर एक रख के हमारा काम हो जाएगा, ऐसा चलेगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को जब प्रूफ वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे या फिर सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे देखिए हम लोग को कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। और देखिए गाइस लगता है कि लेंदी होगा लेकिन बहुत ईजिली याद हो जाते हैं फॉर्मूले, थोड़े से ध्यान से देखेंगे ना तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न देखिए, जैसे यहाँ पे तो ए अपन साइन है ना, ए बी बी सी सी, पैटर्न फॉलो हुआ इक्वल्स टू के, इधर ए बी बी सी सी उल्टे में आ गया, वही पैटर्न फॉलो हो गया। इधर देखिए ए का के साइन है ए, बी का के साइन बी बी, सी का के साइन सी सी, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इधर साइन ए का वैल्यू ए के, पैटर्न फॉलो हुआ, साइन बी का वैल्यू बी के, पैटर्न फॉलो हुआ, साइन सी का वैल्यू सी के, पैटर्न फॉलो हुआ। सेम यहाँ पे भी देखिए वैसे ही है, अगर मैंने ए को बी के साथ बताया ए साइन बी तो वहाँ पे क्या रहेगा, इसका उल्टा बी साइन ए, यहाँ पे बी साइन सी तो यहाँ पे कितना आ गया सी साइन बी, यहाँ पे ए साइन सी तो यहाँ पे कितना आ गया सी साइन ए। पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न याद रखिए गाइस, काफी इजीली आप लोग फॉर्मूलेज लर्न कर लेंगे। अब देखिए अगला हम लोग एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे। एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, इस बार देखिए मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए अपन ए साइन बी अपन बी, इसको मैंने लिखा क्या है हमारे पास, साइन ए अपन ए इज इक्वल टू कितना है साइन बी अपन बी। अगर मैंने बोला यहाँ पे अपन लोगों को बताइए साइन बी इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में ऊपर में इधर आ गया तो नीचे में डिवाइड में आ जाएगा, ये ए इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर में आ जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए अपन साइन बी
इसका वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपन बी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से जैसे देखिए साइन ए अपन साइन बी डिवाइड का उधर मल्टीप्लाई का डिवाइड, साइन ए अपन साइन बी का वैल्यू ए बाई बी, उसी तरह से मैं साइन ए अपन साइन सी का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ए बाई सी। और वैसे ही अगर मैंने साइन बी अपन साइन सी का वैल्यू लिखा तो क्या लिख सकता हूँ, बी बाई सी। तो इस तरह से आप कुछ और फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारा 7th वाला फॉर्मूला, क्या लिखेंगे अपन लोग, तो हम लोग लिख देंगे 7 क्या रहेगा, साइन ए अपन ए, साइन ए अपन साइन बी, इसका वैल्यू कितना रहेगा हमारा, ए बाय बी। वैसे ही साइन बी अपन साइन सी, इसका वैल्यू क्या रहेगा हमारा, साइन बी अपन साइन सी, इसका वैल्यू हमारा रहेगा बी बाय सी। और उसके बाद साइन ए बाय साइन सी, साइन ए बाय साइन सी, इसका वैल्यू क्या रहेगा हमारा, ए बाय सी। तो इस तरह से देखिए हमारे और कुछ नए फॉर्मूलेस बन गए। तो हम लोग साइन रूल को इतने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस इधर उधर करके हमको लिखना है और ये हमारे क्या बन गए, साइन रूल बन गए। तो बहुत अच्छे से याद रखिए गाइस, लर्न कर डालना है। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा होता है कोसाइन रूल। अब ये कोसाइन रूल क्या होता है, तो कोसाइन रूल भी इसी टाइप का रहता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों को ए स्क्वायर, मतलब इधर देखिए हमारा एंगल और इनके साइड्स के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं अपन लोग। जैसे देखिए फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है। अब बोलेगे सर कितना गंदा फॉर्मूला है, लेकिन देखिए यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न ढूंढेंगे तो काफी इजी है। इधर देखिए ए स्क्वायर था तो रिमेनिंग बचा कौन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर माइनस करके यही bc का 2bc और ये एंगल ए था तो यहाँ पे कॉस है। समझ गए। जैसे मैंने अगर इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखा, जैसे मैंने सेकंड वाला लिखता हूँ, अगर मैंने इसको ऐसे लिखना चाहा, जैसे मैंने अगर लिखा बी, ठीक है, ए स्क्वायर की जगह मैंने बोला बी स्क्वायर का वैल्यू, तो बी स्क्वायर का वैल्यू बोला तो यहाँ पे बी को छोड़ के बचा कौन है, ए और सी, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ए सी चला गया, इसके बाद क्या रहेगा माइनस 2ac, इधर बी था तो एंगल क्या रहेगा, कॉस बी। सेम उसी तरह से अगर मैंने तीसरे वाले को बोला, तीसरे वाले पे क्या होगा, हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर पे क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब देखिए इसका भी हमारा थ्योरम है हमारे पास, देखना है कि आता कैसे, लेकिन एज ए हम लोग थ्योरम के इसमें देखेंगे प्रूफ वगैरह कैसे क्या आया। अभी फिलहाल इसको एज ए फॉर्मूले की तरह याद रखिए। अब देखिए फॉर्मूले कोसाइन रूल के इस तरीके से यूज़ होते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिससे भी यूज़ होता है। एक और तरीका कैसा, तो हम लोग देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है ए स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है, इसी तरह से लिखा है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए माइनस 2bc कॉस है उधर गया तो प्लस 2bc कॉस है, और ये प्लस ए स्क्वायर उधर गया तो माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2bc कॉस ए, इसका वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2bc इधर मल्टीप्लाई में है, उधर चला जाएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में। तो कॉस ए का वैल्यू क्या निकला, कॉस ए का वैल्यू निकलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन ट्वाइस bc। अब देखिए ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया, कोसाइन रूल का ही है लेकिन थोड़ा इधर उधर करके, जैसे साइन रूल में निकाले थे सेम उसी टाइप का कुछ कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी हम लोगों का बहुत आराम से याद हो जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा सर कितना लेंदी, कॉस ए पैटर्न याद कीजिए, कॉस ए तो हम लोगों को पता है ए है तो बचा हुआ कौन, बी और सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए था तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, बी और सी प्लस में था तो ये 2bc। पैटर्न याद रखिए, बड़ी इजीली याद कर लेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे के, जैसे यहाँ पे फोर्थ वाला हम लोग क्या लिखेंगे, तो फोर्थ वाला हम लोग लिख देंगे, फोर्थ वाला क्या रहेगा हमारा, कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन ट्वाइस bc, ठीक है। सेम इसी तरह से कॉस बी और कॉस सी का भी निकालेंगे। कॉस बी और कॉस सी का क्या निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कॉस बी और कॉस सी में फिफ्थ क्या रहेगा, कॉस बी, कॉस बी का वैल्यू हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ए था तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी है तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन कितना रहेगा, ट्वाइस ए सी। क्लियर। वैसे अगर कॉस सी का फॉर्मूला बोले तो कॉस सी का क्या होगा, तो हम लिखेंगे कॉस सी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, सी है मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, सी है मतलब माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना रहेगा, ट्वाइस ए बी। और यहाँ पे देखिए ये हो गए पूरे के पूरे हमारे कोसाइन वाले रूल। सिंपल है ना गाइस, बस पैटर्न याद रखिए, बाकी और कुछ नहीं। प्रोजेक्शन रूल में क्या बोले, तो प्रोजेक्शन रूल में क्या दिख रहा है, ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अब यहाँ पे देखिए इधर भी हमारा पैटर्न फॉलो होता है प्रोजेक्शन रूल में। जैसे ए अगर है तो इधर क्या रहेगा, बी और सी, सी और बी, है ना। अगर बी रहा तो ए सी और सी ए रहेगा। जैसे ए रहा तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, एक पैटर्न फॉलो हुआ। सेम पैटर्न यहाँ पे भी निकालेंगे अपन लोग। सेकंड वाला क्या रहेगा अपना, तो हम लोग लिखेंगे बी का वैल्यू क्या रहेगा, तो बी का वैल्यू अगर ये ए पे बी सी था तो बी पे ए सी रहेगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अगर मैंने बोला सी रहा तो सी पे क्या रहेगा हमारा, तो सी पे रहेगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए।
और बस काम खत्म। और इस तरह से देखिए हमारा प्रोजेक्शन रूल भी कंप्लीट होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए बस तो आपको पैटर्न याद रख के याद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसका प्रूफ बाद में फिर से देखने ही वाले हैं। बस आप पैटर्न याद रख के सॉल्व कर लीजिएगा। अब फिलहाल फॉर्मूलेज लर्न करना है, इसके बाद और आगे के फॉर्मूलेज है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारे आगे के फॉर्मूले देखते हैं। अब देखिए आगे के फॉर्मूले से भी सेम वही कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, तो ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे। इमेजिन कीजिए मैंने बोला ए, ये मैंने बोल दिया बी और ये मैंने बोल दिया सी। तो हम लोग को कैपिटल लेटर ए दिखते ही समझ जाना है कि ये इस एंगल ए की बात कर रहे हैं, कैपिटल लेटर बी दिखने के लिए समझ जाना है कि इस एंगल बी की बात कर रहे हैं, और कैपिटल लेटर सी देखते ही समझ जाना है कि एंगल सी की बात कर रहे हैं। सेम उसी तरह से अगर हमारे पास स्मॉल लेटर ए दिखता है तो हम लोग को समझ जाना है कि स्मॉल लेटर ए बोले तो एंगल ए के सामने वाला साइड, स्मॉल लेटर बी बोले तो एंगल बी के सामने वाला साइड, और स्मॉल लेटर सी बोले तो एंगल सी के सामने वाला साइड होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बोलता है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं साइन a/2 अगर रहा तो मैं उसको साइड्स के फॉर्म में लिखना रहा था, ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपन bc। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, क्योंकि अक्सर इसके ऊपर से ना क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखिए। क्योंकि देखिए इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना एकदम ही चिंदी होते हैं, लेकिन बस फर्क क्या रहता है, फॉर्मूलेस याद रखना पड़ता है। फॉर्मूलेस लोग भूल जाते हैं, यहाँ पे एक का फॉर्मूला दूसरे में डाल देते हैं, बस वही चीज हमको ध्यान में रखना है। अगर फॉर्मूलेस लर्न रख कर लिए तो बहुत ही ईजी रहेंगे इसके क्वेश्चंस। अब देखिए फॉर्मूला क्या बोला, साइन a/2 का वैल्यू s माइनस बी s माइनस सी अपन bc। अब देखिए यहाँ पे एंगल a मेरा हाफ हो गया, डिवाइड बाय 2 करना मतलब हाफ करना, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब पैटर्न वही चलेगा, अगर साइन a/2 का फॉर्मूला इस तरीके से, देखिए पैटर्न है यहाँ पे a तो बी सी और यहाँ पे भी सी, देखिए ना पैटर्न, मैंने बोला ना पैटर्न याद रहेगा तो बड़ी इजीली याद होगा। जैसे अगला अगर मैंने आपको बोला साइन b/2 का फॉर्मूला बताइए, तो साइन b/2 का आप खुद ही बता सकते हैं क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ, अगर यहाँ पे a था तो bc, अगर यहाँ पे b है तो क्या रहेगा ac। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या रहेगा s माइनस a s माइनस सी अपन कितना रहने वाला है हमारा ac, नीचे में कितना रहेगा AC। वैसे ही अगर मैंने बोला साइन c/2 का फॉर्मूला बताइए, तो साइन c/2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन c/2 का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, इधर कितना रहेगा c है मतलब s माइनस a और s माइनस b डिवाइड बाय कितना रहने वाला है ab। सीधा सा लॉजिक। तो देखिए एक याद रहा तो बाकी के दो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। सेम उसी तरह से हमारा cos a/2 हाफ एंगल एक और फॉर्मूला, अब एक याद रहा तो बाकी के दो ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। इधर देखिए cos a/2 रहा तो यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या हुआ, a था तो ऊपर में a नीचे में bc। देखिए यही पैटर्न याद रखना है, इसका इसमें मत घुसाइए, इसका इसमें मत घुसाइए, यही होता है बच्चों का तकलीफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिए, फिर बड़ी इजीली हो जाएगा। cos a/2 में s अंडर रूट ऑफ s माइनस से अपन bc, इधर क्या रहेगा cos a/2 पे कितना होने वाला है हमारा, सॉरी b/2 पे कितना होने वाला है हमारा, तो अपन लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ s माइनस बी अपन बी ac। ठीक है, यहाँ पे देखिए b था तो इधर b आया और बचा हुआ ac। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये a b c हम लोगों को तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने बताए थे a बोले तो साइड, b बोले तो साइड, c बोले तो साइड, लेकिन ये s बोले तो क्या होता है, तो s बोले तो क्या होता है, देखिए अगर इमेजिन कीजिए ये जो तीनों के तीनों साइड्स है ना, इनका अगर सम करेंगे तो ये हमेशा मेरा 2s के बराबर रहता है, मतलब उसको हम लोग लिखते हैं 2s। यहाँ पे देखिए s का हमारा सीधा सा बोलो तो एक फॉर्मूला बनता है, s का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय कितना 2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। s का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, मतलब ऑल साइड्स का सम डिवाइड बाय कितना 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, s बोलते हैं। कई जगहों में ऐसा भी लिखा मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, एक ही बात है, ये 2 मल्टीप्लाई का उधर गया डिवाइड, यही बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को s दिख रहा है तो s का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, s का मतलब ये होता है। ठीक है, अब वापस फॉर्मूले में आते हैं, जैसे cos b/2 निकालें, सेम वैसे cos c/2 निकालेंगे। cos c/2 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे cos c/2 का वैल्यू, इधर c है तो बचा हुआ क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ s माइनस सी स्मॉल लेटर c डिवाइड बाय कितना ab, है ना, एकदम पैटर्न सेम है ना, पैटर्न याद रखिए तो फॉर्मूला बड़ा इजी। अब वैसे ही देखिए यहाँ पे tan a/2 का भी फॉर्मूला दिख रहा है, tan a/2 भी निकालेंगे सेम इसी तरीके से। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको पता है tan a/2 में क्या हुआ है, देखिए a था तो इधर bc और नीचे में आ गया a। ठीक है, पैटर्न याद रखना है, a था तो इधर s माइनस बी s माइनस सी अपन कितना s माइनस a था तो इधर a माइनस और इधर सामने में s है। ध्यान में रखना है, अगर मैंने बोला tan b/2 आप खुद ही बता सकते हैं क्या रहेगा, क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ, अगर b है तो क्या आने वाला है, तो हमको पता है s माइनस a s माइनस सी डिवाइड बाय कितना रहेगा s माइनस a, b था तो इधर कितना रहेगा b।
सीधा सा लॉजिक। सेम उसी तरह से इसमें लगाइए tan c/2। tan c/2 में क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे tan c/2 में अंडर रूट ऑफ कितना होने वाला है, s माइनस ए s माइनस बी, और नीचे में कितना रहेगा s माइनस सी, सीधा सा लॉजिक। तो इस तरह से देखिए हम लोग को हाफ एंगल फॉर्मूले होता है कंप्लीट। हाफ एंगल फॉर्मूले मेनली अगर फॉर्मूलेस की बात करें तो इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। अगर ये तीन याद रखे तो बाकी के तो आराम से याद हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद अगला है देखिए हमारा नेपियर्स एनालॉजी। अब नेपियर्स एनालॉजी भी कुछ फॉर्मूलेज है। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला किस तरह से लगता है, tan a माइनस बी बाई टू अगर रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी अपन a प्लस बी कॉट सी बाई टू। अब देखिए यहाँ पे ना एक पैटर्न याद रखिए, जैसे हम लोगों को ना हमेशा इस तरह से जाना है। जैसे अगर हमारे पास साइड से कुछ इस तरह से a b और c, तो हम लोग हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। ए से बी तक, बी से सी तक, फिर सी से ए तक। तो ये देखिए ऐसा इसलिए बोल रहा, आप देखिए अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा इसमें समझ जाएगा। जैसे tan a माइनस बी बाई टू का फॉर्मूला क्या बोला, a माइनस बी अपन a प्लस बी कॉट सी बाई टू। लेकिन वही अगर tan b माइनस ए बोला रहता तो यहाँ पे फॉर्मूला अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या होता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो वो सब मत देखिए, बस इतना याद रखिए कि एक पैटर्न में चलेगा। a माइनस बी हो रहा है तो हमेशा a माइनस बी ही रखना है। अगला अगर हम लोग बोले सेम इसी तरह से, जैसे मैंने बोला एक पता रहा तो बाकी के दो निकाल सकते हैं। a माइनस बी के बाद अगला फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, तो अगला फॉर्मूला हमारा बनेगा tan, क्या बनेगा बताइए, a माइनस बी है तो क्या मैं यहाँ पे b a के बाद क्या आता है, b आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, b माइनस सी। अगर आप गलती से c माइनस बी पे ये फॉर्मूला डाल देंगे तो हो जाएगा रॉन्ग। हमको क्या लिखना है, अगर हम लोगों का a माइनस बी तो अगला क्या रहेगा, b माइनस सी। तो हम लोग लिखेंगे tan b माइनस सी बाई टू। tan b माइनस सी बाई टू का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग का होगा b माइनस सी है तो b माइनस सी अपन b प्लस सी, ठीक है। और इधर कितना कॉट कितना रहेगा हमारा b बाय टू, ठीक है, सॉरी a बाय टू कितना रहेगा a बाय टू। सीधा सा लॉजिक है, देखिए इधर भी पैटर्न फॉलो होता है। आप पैटर्न देखेंगे तो बड़े इजीली हो जाएगा। जैसे a माइनस बी था तो इधर a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी था तो a माइनस बी a प्लस बी, छूटा कौन था, c छूटा तो कॉट c बाय टू। सीधा सा लॉजिक। यहाँ पे देखिए कॉट b माइनस सी बाई टू बोले तो यहाँ पे b माइनस सी, तो फिर हम लोग को पता है b माइनस सी है तो b माइनस सी b प्लस सी, और इसके बाद छूटा कौन है, a छूट गया तो कॉट a बाई टू। वैसे ही अगर मैंने अगला वाला बोला तो क्या रहेगा, tan कितना रहेगा हमारा, b माइनस सी के बाद अगला क्या रहेगा, तो c माइनस ए रहेगा। a माइनस सी गलती से मत लिखिएगा, क्या लिखना है, c माइनस ए बाय टू। तो इधर कितना होगा, हमको पता है c माइनस ए है तो यहाँ पे कितना रहेगा, c माइनस ए अपन c प्लस ए, और यहाँ पे छूटा कौन था, b छूटा था, मतलब कॉट b बाय टू। और ये हो गया हमारा कौन सा, नेपियर्स एनालॉजी वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला ना आप लोगों ने पहले भी पढ़े हो, क्योंकि हम लोगों ने ट्राइंगल का एरिया निकालने के काफ़ी सारे फॉर्मूलेस पढ़े कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके से ABC, और अगर मैंने बोला इसका एरिया निकालिए, तो एरिया निकालने के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। एक अपन लोगों ने पढ़े थे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर वाला, मतलब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हमारा एक ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल है, मतलब उसके तीनों के तीनों साइड्स का मेजर अलग है, तीनों तीनों एंगल का मेजर अलग है, ऐसे टाइम पे अगर आप लोग को ट्राइंगल्स के साइड दे दिया जाए और बोले एरिया निकालिए, तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, तो हमारा तब फॉर्मूला लगता है हेरोन्स वाला। हेरोन्स फॉर्मूला भी कैसा है, पहले तो s निकालना पड़ता है, s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, और उसके बाद फॉर्मूला कैसा लगता है, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस तरह से बनता है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। अब देखिए इसका जो हमारा एप्लीकेशन है ये अपन लोग एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, पहले तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा सेकंड एक्सरसाइज के पहले के फॉर्मूलेस होता है कंप्लीट। यहाँ पे देखिए इतने फॉर्मूलेस आप याद रखेंगे ना तो एक्सरसाइज में कहीं पर भी नहीं फंसने वाले। और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस और याद रखना है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैंने ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस करके एक लेक्चर डाला था, तो उसको भी याद से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ के फॉर्मूलेस भी हम लोग इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे देखिए वहाँ जो मैंने फॉर्मूलेस बताए थे वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए नहीं, ऑल हमारा जितना भी कंटेंट है 12th क्लास का कहीं पर भी वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस घुसते हैं। तो जरूर से उस लेक्चर को देखिएगा और उसके बाद ये वाला भी देख लीजिएगा, तब जाके आप लोग सेकंड एक्सरसाइज बड़े इजीली कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में काफी सारे अलग अलग टाइप के प्रूफ मिलेंगे और यहाँ के क्वेश्चन जब पेपर में उतरता है ना तो 3 से 4 मार्क के लिए भी उतरते हुए देखा गया है। तो इसी वजह से ध्यान से करना है, फॉर्मूलेस लर्न रखना है और वो लेक्चर याद से जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ईजी जाएगा समझने के लिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर से दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी हमारा वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, उससे हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।